हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 32 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। साथ ही साथ जीके जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन इस मॉक सीरीज में मेंशन किए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मॉक सीरीज़ है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। और डेली आप सभी को ये मॉक सीरीज़ स्टडी विद एम के द्वारा रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप डेली इस मॉक सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो देखिए, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने, उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने और उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की समीक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन किया है। और बात करें यूसीसी की, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता क्या है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता जो है ये पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि यूसीसी कहाँ पर लागू किया गया है वर्तमान में, तो वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है। अब उत्तराखंड राज्य में भी यूसीसी को लागू किया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है। अध्यक्षता किसने की है? न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, हाल ही में किस देश ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना टीका लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में किस देश ने, भारत ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना टीका लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन मिल गई है। और सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर को लॉन्च किया गया, जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। और ये वैक्सीन जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से बनाई गई है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना
को शुरू किया है? तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को की शुरुआत की है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य के किस स्थल को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के किस स्थल को हरिद्वार को गेरुए रंग की संस्कृति की सभ्यता का नगर कहा जाता है? ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरिद्वार के कुछ स्थान ऐसे हैं, हरिद्वार के कुछ स्थानों से प्राचीन सभ्यता के गेरुए रंग के मृद भांड मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पे? गेरुए रंग के मृद भांड यहाँ पे मिले हैं। तो इसके साथ ही कई स्टिकाएं यानी कि ईंट मिली है, इसलिए इसे गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है। और हरिद्वार जिले के गठन की अगर हम बात करें तो इस जिले का गठन कब किया गया? 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का गठन किया गया। और हरिद्वार शहर शिवालिक श्रेणी के विल्व व नील पर्वतों के मध्य स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो देखिए महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन है निहार, और इसकी भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1930 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका लिखी, वर्ष 1930 में लिखी है। तो ये आपको याद रखना है। और निहार की बात करें तो निहार महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। महादेवी वर्मा का एक ये क्या है? कविता संग्रह है निहार, जो कि वर्ष 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अन्य महत्वपूर्ण कविता संग्रह की अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की, तो कौन कौन सी है? रश्मि है, इसके अलावा संध्या गीत है, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, नीरजा। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। और वर्ष 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और वर्ष 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? देखिए कालसी शिलालेख जो है इसकी खोज किसने की थी? जॉन फॉरेट ने। जॉन फॉरेट ने इसकी खोज की थी कालसी शिलालेख की। और कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेट ने किस वर्ष की? 1860 ईस्वी में। कालसी शिलालेख जो है ये 257 ईस्वी पूर्व का अशोक कालीन शिलालेख है। और इस शिलालेख की भाषा कौन सी है? पाली भाषा है इसकी। और लिपि पूछ ली जाए तो लिपि आपको कौन सी याद रखनी है? ब्राह्मी लिपि इसकी लिपि है, इस लेख की लिपि ब्राह्मी लिपि। और कालसी लेख यमुना टोंस नदी के संगम पर स्थित है। यमुना व टोंस नदियों के संगम पर स्थित है कालसी लेख। और आपसे इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो सुध नगर या फिर कलकूट, सुध नगर या फिर कलकूट इसका प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य में पहली बार चकबंदी परामर्श समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राज्य में पहली बार चकबंदी परामर्श जो समिति थी इसका गठन किस वर्ष किया गया? इसका गठन किया गया था वर्ष 2003 में। और राज्य सरकार ने चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? ये भी पूछा जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा चकबंदी अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो आपको वर्ष 2016 याद रखना है। राज्य सरकार ने चकबंदी अधिनियम को पारित किया था वर्ष 2016 में। और राज्य में पहली बार चकबंदी परामर्श समिति का गठन किया गया था वर्ष 2003 में। दोनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्टा किस जनजाति से संबंधित है? देखिए कोल्टा की अगर हम बात करें तो ये किस जनजाति से? ये आपके जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जौनसारी जो जनजाति के लोग होते हैं ये 3
वर्गों यानी कि 3 उपजाति में ये बटे होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका खसास, दूसरा होता है कारीगर और तीसरा होता है हरिजन। तो 3 वर्गों या 3 उपजाति में ये लोग बटे होते हैं। जौनसारी जनजाति के जो लोग होते हैं। खसास वर्ग की अगर हम बात करें, खसास या खसार वर्ग इसको कहा जाता है इसको। तो खसार वर्ग या खसास वर्ग की अगर हम बात करें तो खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत लोग आते हैं। इसमें ब्राह्मण और राजपूत लोग आते हैं। और जौनसारी जनजाति में सबसे निम्न वर्ग जो है ये कौन सा वर्ग होता है? शिल्पकार वर्ग होता है। सबसे निम्न वर्ग यहाँ पर कौन सा? शिल्पकार वर्ग होता है। और शिल्पकार वर्ग में कोल्टा लोग आते हैं। तो कोल्टा जो लोग हैं ये किस वर्ग में आते हैं? शिल्पकार वर्ग में आते हैं। और जौनसारी लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। और जौनसारी मंगोल व डोम प्रजाति का मिश्रण रूप है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो कोल्टा ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है, यानी कि एक उपजाति है ये जौनसारी जनजाति की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल यमुना घाटी से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ऐसा है जो कि यमुना घाटी से संबंधित है? ये है आपका हुडली। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुडली प्रागैतिहासिक स्थल की अगर हम बात करें तो हुडली किस जनपद में स्थित है? उत्तर काशी जनपद में ये स्थित है। तो हुडली उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित है। और देखिए यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। जो आपका हुडली है यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो आपको नीला रंग याद रखना है। नीले रंग का प्रयोग किया गया है इन शैल चित्रों में। और प्रागैतिहासिक स्थल लुएथाप की अगर हम बात करें तो ये आपके किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और पेटशाल जो है ये भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। पेटशाल भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। और इसकी खोज कब की गई? 1989 में इसकी खोज की गई। और लाखू गुफा जो है, लाखू डियार या लाखू गुफा, ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। तो सभी प्रागैतिहासिक स्थल हैं। और ये किस जनपद में स्थित है ये भी आपको याद रखना है। लाखू गुफा या लाखू उडियार जो है ये अल्मोड़ा में बाड़ीछीना के पास दल बैंड पर स्थित है। और इसकी खोज वर्ष 1968 ईस्वी में डॉक्टर MP जोशी के द्वारा की गई थी। और लाखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है पूछा जाए तो आपको याद रखना है सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला है। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जो जिला है ये कौन सा जिला है? ये है आपका पौड़ी जिला। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पौड़ी जिले में सर्वाधिक खुले वन भी पाए जाते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला भी आपका कौन सा जिला है? पौड़ी जिला ही है। ये पॉइंट भी याद रखें। और पौड़ी जनपद के गठन की बात की जाए तो वर्ष 1940 ईस्वी में पौड़ी जनपद का गठन किया गया था। और वर्ष 1969 ईस्वी को गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है ये पौड़ी में बनाया गया। और पौड़ी गढ़वाली की जो सीमा है, पौड़ी गढ़वाल की जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। ये ध्यान रखेंगे, पौड़ी गढ़वाल की सीमा किस राज्य से लगती है पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य से इसकी सीमा लगती है। और पौड़ी को सबसे अधिक 7 जनपदों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन है, फारसी हिंदी कोश की रचना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फारसी हिंदी कोश जो है इसकी रचना की थी किसने? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो जो थे ये 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। और इनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। और ये
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा था, और इन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। यानी कि खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। और अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखें। फारसी हिंदी कोश जो रचना है ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1972 ईस्वी में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक विभाग है जो कि भारतीय अंतरिक्ष अभियानों के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, और ये अंतरिक्ष की खोज से जुड़ी अनेक एजेंसियों और संस्थानों की भी देखरेख करता है। तो अंतरिक्ष विभाग जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है, और डेली ये सेशन आप सभी को रात को 8 बजे स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस सेशन का लाभ ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपके सांस्कृतिक उत्सव दिए हैं ये वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो कि मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है, जिन इनमें से ये बताना है आपको। तो मारवाड़ जो उत्सव है ये मध्य प्रदेश राज्य में नहीं मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में। भारत में मारवाड़ उत्सव राजस्थान राज्य के जोधपुर में मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है, और बसंत के आगमन की सूचना देने वाला यह उत्सव पूर्व राजस्थानी नृत्य, गीत, भक्ति, संगीत, शोभा यात्राओं और आतिशबाजी के सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। तो मारवाड़ उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ये कहाँ पर? राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। राजस्थान राज्य के कहाँ पर? जोधपुर में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? देखिए, अलमाटी बांध जो है ये आपके कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री बांध, जिसे अलमाटी बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री बांध को किस नाम से? अलमाटी बांध के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के उत्तर कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर, किस राज्य में? कर्नाटका राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में ये कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो कि जुलाई 2005 में पूरी हुई। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2005 में पूरा हुआ, और बांध का लक्ष्य वार्षिक विद्युत उत्पादन कितना है? 560 MU। तो बांध का लक्ष्य वार्षिक विद्युत उत्पादन का है 560 MU। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में दास राजवंश की अगर हम बात करें तो किसने इसकी स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश या फिर दास वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या फिर दास वंश की स्थापना की थी। यानी कि जो आपका गुलाम वंश है इसी को ही दास वंश भी कहा जाता है। तो आयोग के द्वारा ऐसे घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आपको पता रहेगा कि गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है तो आपको ये आंसर बिल्कुल एकदम से जल्दी से आ जाएगा। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या फिर दास वंश की स्थापना की थी। कब की थी पूछा जाए तो 1206 ईस्वी में की थी, और 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या दास वंश का शासक माना जाता था। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में पर्वतीय इतिहास परिषद की स्थापना किसने की थी?
काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। नैनीताल में पर्वतीय इतिहास परिषद जो है इसकी स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन चंद्र भट्ट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जो हैं ये एक इतिहासकार हैं। ये एक क्या है? इतिहासकार हैं मदन चंद्र भट्ट जो हैं। और इनका संबंध की बात करें किस जनपद से इनका संबंध है, तो इनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है मदन चंद्र भट्ट का। और इन्होंने नैनीताल में पर्वतीय इतिहास परिषद की स्थापना की थी। कब की थी? वर्ष 1979 ईस्वी में, 1979 में की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आप सभी को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप करेक्ट करके आएँ। तो आप नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन है घरेंदा विखौती उत्सव राज्य के किस स्थल पर आयोजित होता है? तो देखिए घरेंदा विखौती उत्सव जो है ये उत्तराखंड राज्य के किस स्थान में? गैरसैंण में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और गैरसैंण में एक और मेला लगता है जिसका नाम है पाती मेला। पाती मेला राज्य के किस स्थान पर लगता है पूछा जाए तो आपको गैरसैंण याद रखना है। गैरसैंण जो है ये किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। और आपसे पूछा जाए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है घरेंदा विखौती उत्सव। अगर आपसे पूछा जाए कि शालदेव विखौती उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो शालदेव विखौती उत्सव विभांडेश्वर मंदिर जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? द्वाराहाट में स्थित है। तो शालदेव विखौती उत्सव द्वाराहाट के विभांडेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। और इस मेले को शालदेव पोखर भी कहा जाता है। तो दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, घरेंदा विखौती उत्सव और शालदेव विखौती। घरेंदा विखौती आपके गैरसैंण में मनाया जाता है जबकि शालदेव विखौती द्वाराहाट के विभांडेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। और इस मेले को शालदेव पोखर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग में इंद्र का उपवन किसे कहा जाता है? देखिए स्वर्ग में इंद्र का उपवन किसे कहा जाता है? फूलों की घाटी को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा जाता है फूलों की घाटी को। और फूलों की घाटी की खोज की गई थी वर्ष 1931 ईस्वी में। आप सभी को पता है किसके द्वारा? फ्रैंक स्माइथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह फूलों की घाटी जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यह राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और वर्ष 2005 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। और स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा जाता है पूछा जाए तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में कहा गया है नंदकानन। नंदकानन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए मणिकर्णिका कुंड किस जनपद में स्थित है? तो देखिए मणिकर्णिका कुंड ये स्थित है आपके किस जनपद में? चमोली जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए भाप कुंड कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में ही स्थित है। चमोली के तपोवन में गर्म जल कुंड है ये भाप कुंड। और इसके अलावा तप्त कुंड कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो आपको बद्रीनाथ याद रखना है। बद्रीनाथ के पास स्थित है तप्त कुंड। इसके अलावा वैतरणी कुंड भी आपके चमोली जिले में ही स्थित है। चमोली जिले के गोपेश्वर के पास स्थित है वैतरणी नाम का कुंड। तो मणिकर्णिका कुंड भी आपके कहाँ पर? चमोली में ही स्थित है। तो ये सभी कुंडों को आप याद रखें कौन सा कुंड कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जा सकता है आयोग के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, किस ग्रंथ में सोनप्रिया को स्वर्ग प्रयाग कहा गया है? किस ग्रंथ में सोनप्रिया को स्वर्ण प्रयाग कहा गया है? तो ये कौन सा ग्रंथ है? ये है आपका कुमार संभव। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सोन प्रयाग। केदारनाथ जो मार्ग है वहां पर स्थित है। और सोन प्रयाग में बासुकी व मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। एक तो आपके बसुकी नदी और दूसरा है मंदाकिनी नदी।
तो मंदाकिनी और बसुकी नदियों का संगम होता है सोनप्रयाग में, और यहाँ निकट में ही एक कैलाश मंदिर भी स्थित है। तो सोनप्रयाग को किस ग्रंथ में स्वर्ण प्रयाग कहा गया है? ये है आपका कुमार संभव। कुमार संभव की रचना किसने की थी? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और सुबह आपको वन लाइनर सीरीज दी गई थी, जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है स्टडी विद एम पर विजिट करके फॉलो कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराई जा रही है, और आप इन सीरीज को डेली फॉलो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके आगामी एग्जाम के लिए। और जल्द ही आयोग के द्वारा एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा, तो आप सभी लोग तैयारी पे लगे रहें, जल्दी से आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।